Okay, very good morning to all of you. So today's lecture is for इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियोडिक टेबल में हमने YouTube पे 2 लेक्चर डाले हैं पहले इस सीजन में। और पहला लेक्चर में हम लोगों ने आपको एलिमेंट्स का पोजीशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उनका एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सब की जानकारी दी। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने बताया और उम्मीद है आप सभी लोग उसको रिवाइज कर रहे होंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन बताया और ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस किया था। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर जनरली, मैं बार बार बोल रहा हूं, जनरली रेडियस इंक्रीज करता है और बाएं से दाहिने जाने में डिक्रीज करता है, लेकिन यह डिक्रीज जो है वो हेलोजन ग्रुप तक। हेलोजन के बाद जो नोबल गैस ग्रुप है उसमें नोबल गैस का रेडियस हेलोजन से थोड़ा बड़ा होता है और इसका भी डिस्कशन हमने किया था कि क्यों बड़ा होता है। एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने मेटल्स के लिए उसका मेटालिक रेडियस, नॉन मेटल्स के लिए उसका कोवेलेंट रेडियस और नोबल गैसेस के लिए उसका वैन डर वाल रेडियस के जैसा बताया था। तो एटॉमिक रेडियस एक वेग टर्म है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से बॉन्ड लेंथ से निकालते हैं। एटॉमिक रेडियस का यह वेरिएशन कि लेफ्ट टू राइट जाने से घटना और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ना, ये क्यों होता है, तो इसके रीजन को बताते हुए हमने बताया था कि एक टर्म आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसके लिए हमने टेक्स्ट यहाँ पे बना करके थोड़ा सा बोर्ड पे लिख दिया है पहले से, और इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं आज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, तो इसका डिफिनीशन पिछले लेक्चर में बताया था। जो लोग आप लेक्चर सब्सक्राइब किए होंगे और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। जो ये 11 क्लास के जो बच्चे हैं और बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स के बच्चे हैं, वो किसी भी कॉलेज के हों, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कहीं भी हो, वो सभी इस लेक्चर को देख करके फायदा उठा सकते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, दैट इज द प्रोटॉन्स चार्ज which is effective for an electron in an atom to pull towards itself, अपनी ओर खींचने की में कितने प्रोटॉन सक्षम है। जैसे 11 प्रोटॉन सोडियम में है, न्यूक्लियस में है, तो वह इनर इलेक्ट्रॉन को तो पूरा 11 प्रोटॉन अपनी ओर खींचता है जो फर्स्ट सेल में है, लेकिन सेकेंड सेल में फर्स्ट सेल के सील्डिंग के कारण उसका खिंचाव जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, जो हमने उस दिन बताया था। ये जैसे फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, तो फर्स्ट सेल को तो पूरा खींचेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यह 8 इलेक्ट्रॉन से सील्डेड है, 3 2 5 3 8 इलेक्ट्रॉन से, और इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये सील्डेड है। तो इस सील्डिंग के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है, नेट प्रोटॉन का चार्ज है, वो घट जाता है। तो कितने से घटता है, तो कितने से घटता है इसके लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है जेड स्टार इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, जहां जेड स्टार हमारा हुआ ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिग्मा को हम लोग कहते हैं सील्डिंग कांस्टेंट या स्लेटर्स कांस्टेंट, ये हमने देखे यहाँ पे लिखा है, सिग्मा इज कॉल्ड सील्डिंग कांस्टेंट और स्लेटर्स कांस्टेंट। स्लेटर ने इसका काम किया है काफी ज्यादा, क्वांटम मैकेनिकली उन्होंने इसको कैलकुलेट किया मैथमेटिकल डेरिवेशन से, लेकिन हमारे आपके लिए सिंपल रूल्स बना के दिए हैं कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, खास करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द रूल्स आर वेरी सिंपल, गिवन इन एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, और हमने ये आपके लिए लिखा भी है यहाँ पर कि ये क्या है स्लेटर्स रूल। ये 6 रूल्स हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी रिटन इन फॉलोइंग ऑर्डर एंड ग्रुपिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी रिटन इन फॉलोइंग ऑर्डर एंड ग्रुपिंग। जैसे 1s फिर 2s 2p को एक साथ लिखेंगे, 3s 3p को, फिर 3d, फिर 4s 4p, फिर 4d अलग,
4f अलग, 5s और 5p को एक साथ ग्रुप में लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2, 2s और 2p में एक साथ लिखेंगे 8 और 3s में 1 लिखेंगे। पहले हम लोग जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे उसमें 2s2, 2p6 और 3s1 लिखते थे। अब 2s और 2p का एक साथ ग्रुप बना करके लिखेंगे। जैसे किसी को एल्युमिनियम का लिखना हो तो एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन 13 प्रोटॉन्स के लिए, 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s2, 2s2, 2s2p में एक साथ 8 और फिर यहाँ 3s और 3p में कुल मिला के 3। जैसे कि 2, 8, 3 आपने 10th क्लास के पहले जब आप एसपीडीएफ ऑर्बिटल नहीं पढ़े होते हैं तो जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं मोटा मोटी यह कॉन्फ़िगरेशन उस तरह का हो गया 1s2, 2s2p को एक साथ 8, 3s3p में 3। कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से ग्रुप में बना के कैसे लिख सकते हैं। तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और 30 के लिए हम लिखेंगे 1s2, 2s2p में 8, 3s3p में फिर से 8, 3d में 10 और 4s में 2। ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा, ध्यान दीजिए 1s2, 2s2p में 8, 3s3p का 8, 3d का एक अलग ग्रुप हुआ 10 और 4s में 2। इस तरह से ये 30 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इस तरह से ग्रुप में और ऑर्डर में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है पहली बात। दूसरी चीज जो है, दूसरा रूल है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन, सेकेंड रूल है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप विच आर राइट टू द NS-NP ग्रुप डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द शिल्डिंग। जैसे मान लीजिए कि हमको यहां पर इस 2s2p ग्रुप का निकालना है तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने सोडियम का ही केस फिर से देखिए, एक बार लिखते हैं सोडियम 11, 1s2, 2s2p में 6, 8 और 3s में 1 है। हमको मान लो सेकेंड सेल के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए शिल्डिंग कांस्टेंट का मान लिखना है तो यहां पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो दाहिनी ओर है, राइट साइड में है, वो शिल्डिंग नहीं करता, उसका शिल्डिंग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड रूल है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन NS-NP valence cell, NS-NP valence cell sealed the valence electron by 0.35 each। जैसे वैलेंस सेल हमारा जनरली S और P में जो बाहर इलेक्ट्रॉन है वो या तो S में रहता है या P में रहता है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो NS-NP में है उसमें मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बाकी के इलेक्ट्रॉन्स का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन रहेगा हर एक इलेक्ट्रॉन 0.35 से शिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। तीसरा नियम समझना सबसे जरूरी है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन NS-NP वैलेंस सेल सील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय 0.35 ईच, 0.35 ईच। जैसे मान लीजिए हम ये सोडियम में यहाँ पर 3s1 है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा 0 इंटू 0.35, कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यही केस जैसे हम एल्युमिनियम के लिए यहाँ पे कहें कि 1s2, 2s2p में 8 और 3s3p में यहाँ पर 3। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यदि हम सिग्मा का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इस 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन उस एक इलेक्ट्रॉन पर होगा 2 इंटू 0.35, ये ध्यान रखना। रूल नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स इन N-1 सेल
sealed to an extent of 0.85 each। जैसे ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हुआ, ये n-1 हुआ, जिसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं। वैलेंस सेल के एक पहले वाला सेल पेनल्टीमेट सेल, उसके लिए कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85 होगा, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम नजदीक होता है, इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा, वो ज्यादा सील्ड करेगा। तो यहां 0.85 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स इन n-2, रूल नंबर 5 देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन n-2 सेल एंड ऑल अदर इनर इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी सभी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो 3 नंबर यहां पर आ गया, 1.35 का, 1.85 का, 1 का। इस तीनों नंबर को ध्यान रखिए कि जिस सेल में है, उस सेल में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो सील्डिंग पर प्रभाव पड़ेगा, वह प्रभाव 0.35 का, उसके एक अंदर वाले का प्रभाव 0.85 का, और बाकी जितना अंदर है उस सब का प्रभाव जो है वो आपको 1 का होगा। एक जो 6th रूल है, ये भी ध्यान रखने का है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए ग्रुप लाइंग लेफ्ट टू ND और NF, ND या NF के बाईं ओर जो रहता है, जैसे मान लो यहां 3D है और इसके नीचे यहां पर हमको 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, सपोज करिए 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो 3D के बाईं ओर में 3s और 3p है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0.85 नहीं होकर के 1 ही होगा। तो रूल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स समथिंग डेविएशन। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए ग्रुप लाइंग लेफ्ट टू ND और NF कंट्रीब्यूट 1 ईच। जैसे 4f के पहले 4d है, तो 4f इलेक्ट्रॉन का यदि हमको सील्डिंग निकालना है कि उसके लिए सील्डिंग कितना हुआ, तो 4d वाले का कंट्रीब्यूशन हमारा 1 का होगा। वहां n-1 हो या कोई भी हो, जितने बाएं तरफ में इलेक्ट्रॉन है सबका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से हम आपको कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए सील्डिंग कांस्टेंट का मान और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान आगे के क्लास में आपको आगे के लेक्चर में बताते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है, मैग्नीशियम का है, अल्युमिनियम का है, उसके लिए हम पहले सील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा का मान निकालने का काम करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम आज का हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड Z स्टार फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड अल्युमिनियम। ये तीन हम लोग पहले निकालेंगे। आप देखिए पीरियोडिक टेबल में सोडियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम एक दूसरे के बाद लिखा हुआ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 12 और 13 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा हमने सिलेक्टर्स के फर्स्ट रूल में कहा कि हमको कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में लिखना है। 2s 2p का 8 और 3s में 1। मैग्नीशियम के लिए ये हो गया 1s2, 2s 2p में 8 और 3s में 2, और अल्युमिनियम के लिए हम यहां लिखते हैं आगे 13, 1s2, 2s 2p में 8 और 3s 3p में 3। ये फर्स्ट रूल हो गया। सिलेक्टर के फर्स्ट रूल के हिसाब से सबसे पहला काम ग्रुपिंग करना, कॉन्फ़िगरेशन का और ऑर्डर में लिखना, ये काम है।
तो ये हमारा इस तरह से लिखने का काम हुआ, छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे। अब सोडियम में देखिए कि सिग्मा का मान कितना होगा। तो पहला रूल कहता है कि वैलेंस शेल में तीनों के लिए हम एक साथ लिखते हैं कि सिग्मा का मान क्या होगा। तो यहाँ वैलेंस शेल में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वैलेंस शेल के किसी इलेक्ट्रॉन के कारण कंट्रीब्यूशन 0.0 इंटू 0.35। यहाँ पर एक गलती होती है बच्चों से कि वो 1 इंटू 0.35 करते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको कोई दूसरा कैसे सील्ड करेगा? तो कोई सील्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ 0 इंटू 0.35, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम के केस में ये हो जाएगा 1 इंटू 0.35, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को सील्ड करता है, दूसरा पहले को सील्ड करता है, वाइस वर्सा है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं जो पहले बाहर निकलेगा। और यहाँ अल्युमिनियम के केस में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0.35। तो वैलेंस शेल में जो दूसरा नियम है, और हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो दूसरा रूल जो कहता है कि हम बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ तो है नहीं, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन नहीं देखना है। अब देखिए एक इनर सेल n-1 सेल, यहां पर 8 है तो 8 इंटू 0.85, यहां भी 8 है तो 8 इंटू 0.85 प्लस ऐड हो जाएगा, यहां भी 8 है तो 8 इंटू 0.85। और दूसरा केस जो है ये 1s2 जो है सबके लिए, ये हो गया 2 इंटू 1, यहां भी 2 इंटू 1, यहां भी 2 इंटू 1। ये बराबर ये इसमें केवल अंतर आ रहा है यहां पर। तो सिग्मा फॉर मैग्नीशियम और सिग्मा फॉर एल्युमिनियम, किसके लिए? तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया, इसको हम लोग देखें। सिग्मा फॉर Na फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 8 इंटू 0.85 6.8, और ये 0, तो ये हो गया कुल 8.8। ये सिग्मा फॉर मैग्नीशियम यहाँ पे 2 प्लस 6.8 इंटू 0.35, ये हो गया हमारा 5 1 9.15। और यहां एल्युमिनियम के लिए सिग्मा हो गया 2 6.8 प्लस 0.70, यानी सिग्मा फॉर एल्युमिनियम इज 0 5 9.50। ये कैलकुलेशन हमारा हो गया सिग्मा फॉर Na 8.8 9.5 15, और सिग्मा फॉर एल्युमिनियम इज 9.50। इस छोटे से उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम सील्डिंग कांस्टेंट लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम में कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी कई उदाहरण हम बताएंगे आगे, और इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि वेरिएशन कहां पे हो रहा है। तो लास्ट वैलेंस शेल में वेरिएशन है। तीसरे नियम के अनुसार यहां पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 0 इंटू 0.35। ये 1 इंटू 0.35, दो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को सील्ड करेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन से सील्डिंग होगी, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 0.35 लिखते हैं। इन सबका एडिशन करने से आपको ये वैल्यू मिला 8.8 9.15 एंड 9.50। अब जेड स्टार कितना हो गया? तो 11 माइनस 8.8 यानी कि 2.2। ये जेड स्टार यहां पर मैग्नीशियम के लिए 12 माइनस 9.15 0.85, और ये 11 में से 9, तो 2.85। और यहां हो गया 13 माइनस 9.5, तो 0.5 3.5।
इस तरह से ये वैल्यू देखिए बढ़ता है कि जेड स्टार का मान पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से जेड स्टार का मान इंक्रीज करता है। जेड स्टार का मान इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान इंक्रीज करता है, ये हम लोग अभी देख लिए। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं आपको कि एक ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वेरिएशन कैसे होता है। तो दूसरे प्रॉब्लम में हम लोग एक ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स के लिए हम लोग जेड स्टार का मान और सिग्मा का मान निकालते हैं। जैसे कि इसी ग्रुप का सोडियम के ग्रुप का दो एलिमेंट और है, उसका आप निकाल लीजिए पोटासियम। कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड स्टार फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एंड रुबिडियम। सीजियम का भी आप चाहें तो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो पोटेशियम 19 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम ग्रुप में लिखेंगे 1s2 2s 2p में 8, 3s 3p में भी 8 और 4s में 1। अब देखिए 2 8 2 10 8 18 1 19, इस इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा पोटेशियम के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इंटू 0.85, और ये जितने भी n-2 या बाकी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के लिए इसका मान 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन कुल, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 1। ये भी ध्यान रखने का है, अक्सर कंफ्यूजन यहां भी होता है। तो ये हो गया 10 प्लस 6.8 एंड 0, so that is equal to 16.8 and Z star equals to 19 minus 16.8, that is equals to 2.2. So what you are observing कि for the last valence electron effective nuclear charge for sodium and potassium is same. So effective nuclear charge दोनों के लिए ये बराबर है, ये हम यहां पे नोटिस करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि रुबिडियम में भी निकाला जाए। रुबिडियम हैज इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ऑफ 37। कॉन्फ़िगरेशन शील्डिंग रूल, शील्डिंग कांस्टेंट निकालने के लिए ग्रुप में हम ऐसे लिख सकते हैं 2s 2p 8, 3s 3p में 8, 3d में 10, फोर एस 4p में 8 और 5s में 1। ये देखिए जोड़ के देख लेते हैं, 2 8 2 10, 8 18 10 28 और 9 37, 37 कुल हो गए। तो 37 इलेक्ट्रॉन है। अब सिग्मा फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम के लिए कितना होगा? तो यहां पर वैसे ही 0 इंटू 0.35 लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है इसके लिए 8 इंटू 0.85, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन 3d वाले 8 वाले, ये 8 ये 2 सभी इनर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनकी कुल संख्या हो गई 8 2 10 10 20 और 8 28, तो 28 इंटू 1। बाकी सभी इनर इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से मैं घेर दे रहा हूं, 28 इलेक्ट्रॉन कुल हैं 28, तो 28 प्लस 6.8 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0.8, 34.8। और जेड स्टार आप यहां भी निकालो तो 37 माइनस 34.8 दैट इज इक्वल्स टू 0.2, 2.2। तो अब हम कोरोलरी से भी कह सकते हैं कि सोडियम से लेकर के रुबिडियम तक, सीजियम तक, फ्रांसियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान एक समान रहता है, सेम रहता है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। हालांकि लिथियम को मैं इस ग्रुप से छोड़ रहा हूं क्योंकि लिथियम में ये वैल्यू थोड़ा
ज्यादा होता है, कम होता है। लिथियम का केस 3 है, 1s2, 2s, 2p, 2s में 1, बस यही कॉन्फ़िगरेशन इसका है। तो यहाँ पे 0 इंटू 0.35 और यहाँ पे जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के लिए हम लोग 0.85 लिखेंगे। तो सिग्मा फॉर लिथियम इक्वल्स टू 1.7 प्लस 0 यानी 1.7। जेड स्टार हो गया इसका 3 माइनस 1.7 तो 1.3। तो ये वैल्यू थोड़ा जेड स्टार कम है, लेकिन लिथियम बहुत छोटा एलिमेंट है तो इसका एक अलग तरह से कैलकुलेशन है। लेकिन बाकी सब में फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम टू सीजियम आपने यहां पे देखा कि जेड स्टार का मान वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 2.2 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कमिंग डाउन द ग्रुप जेड स्टार रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जेड स्टार रिमेन्स कांस्टेंट while moving from left to right जेड स्टार इंक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड हम लोग यहाँ पर इस कैलकुलेशन के द्वारा देख सकते हैं। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का और शिल्डिंग कांस्टेंट का काफी ज्यादा यूज आगे देखने को मिलेगा जब हम इफेक्टिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे चीजों की चर्चा करेंगे तो उसमें भी इसका आपको इस्तेमाल मिलेगा देखने को। उसको भी ये प्रभावित करता है और एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन को तो एक्सप्लेन करता ही है। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बार बार इसको व्यू करेंगे, विजिट देखेंगे और किसी अच्छे टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।